दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और हर आवाज गिनते हैं, क्योंकि एक दिन आपकी भी कहानी सुनाई जाएगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर दुर्गापुर में, जहां हर रोज कई मासूम लड़कियां गायब हो रही थीं। कोई स्कूल से लौटते वक्त गायब होती तो कोई बाजार से, और इन सभी मामलों में एक अजीब सी समानता थी। कहीं कोई गवाह नहीं, कहीं कोई सबूत नहीं। प्रदेश की डीएम श्रीमती आर्या राठौड़ एक तेज तर्रार, निडर और उच्च शिक्षित अधिकारी थी, जिनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की मिसाल दी जाती थी। जब उन्होंने दुर्गापुर की इस गंभीर स्थिति की रिपोर्ट पढ़ी तो उनके भीतर की वह आग धक उठी जो सिर्फ कागजों पर दस्तखत कर देने से शांत नहीं होती थी। उन्हें यह अंदेशा हो चला था कि यह कोई आम लापता होने का मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित मानव तस्करी का जाल है जो पुलिस और प्रशासन की नजरों के सामने परछाइयों में छिपा बैठा है। आर्या जानती थी कि अगर वह एक अधिकारी के रूप में वहां जाएंगी तो पूरा तंत्र सतर्क हो जाएगा और अपराधी अपने रास्ते बदल देंगे। इसीलिए उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। वह भेष बदलकर एक आम सी कामकाजी लड़की के रूप में शहर जाएंगी ताकि अपराध की जड़ तक पहुंच सके। उन्होंने अपने तेज लिबासों को छोड़ साधारण और कभी कभी भड़कीले कपड़ों में खुद को ढाला, जिससे उन्हें आसान शिकार समझा जा सके। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, यह एक जिंदा मिशन था जिसमें जान का जोखिम था, पर सच्चाई का उजाला भी। दुर्गापुर स्टेशन पर आर्या की एंट्री किसी साधारण लड़की की तरह हुई। उनकी आंखों में एक सहज डर और चाल में थकी हुई सी लाचारी का अभिनय था, जो उन्होंने जानबूझकर अपनाया था। मगर स्टेशन के एक कोने पर खड़ा पुलिस कांस्टेबल पवन चौहान, जो दरअसल शहर के सबसे खतरनाक अपराधी अनिल राणा का भेदी था, उसकी नजर आर्य पर पड़ गई। पवन का काम था तस्करी के लिए सही लड़कियों की पहचान कराना, और अगर कोई ज्यादा होशियार लगे तो उसे डरा धमकाकर चुप करा देना। पवन ने आर्या को घूरते हुए पहले एक फप्ती कसी और फिर धीरे धीरे उसके पास आकर उसका रास्ता रोक लिया। इतनी रात को कहां जा रही हो मैडम? जी काम करवा दूं? कुछ उसके लहजे में गलत मंशा साफ झलक रही थी। आर्या का गुस्सा भीतर ही भीतर उबल रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। यही तो उसकी परीक्षा थी। अगर उसने अभी अपना असली रूप दिखा दिया तो पूरा मिशन ध्वस्त हो जाएगा। पवन ने हदें पार करते हुए जबरन आर्या का हाथ पकड़ा। वह पल आर्या के लिए सबसे कठिन था। एक ईमानदार अधिकारी होने के नाते उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसका मकसद सिर्फ एक पुलिस वाले को सबक सिखाना नहीं, बल्कि उस पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचना है। वह खुद को छुड़ाकर एक कोने में चली गई और वहीं से उसने अपने छुपे कैमरे से पवन की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर दी। अब उसकी पहली कड़ी हाथ लग चुकी थी। शहर में अगले कुछ दिनों तक आर्या ने मजदूरी, चाय की दुकान और छोटे बड़े होटल्स में नौकरी करके वह इलाके तलाशे जहां से लड़कियां गायब हो रही थीं। हर जगह एक ही पैटर्न था। पहले लड़कियों से दोस्ती करना, फिर काम का झांसा देना और आखिर में उन्हें गायब कर देना। इन सब घटनाओं की डोर जाकर मिलती थी एक नाम से अनिल राणा, जो बाहर से एक नामचीन बिल्डर और समाज सेवी था, लेकिन असल में एक बेहद शातिर मानव तस्कर। शहर की धड़कनों को सुनते सुनते आर्या धीरे धीरे उस अदृश्य जाल के पास पहुंचने लगी थी जो लड़कियों की जिंदगियों को निगल रहा था। उसने स्थानीय चाय वाले, ऑटो चालक और यहां तक कि छोटे होटल्स में काम करने वाली युवतियों से बातें की। हर किसी की जुबान पर एक नाम सुनाई देता, राणा जी के लोग, वह बंगला जो रेलवे पटरी के उस पार है, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। मगर इन बातों को कहने वालों की आंखों में इतना डर था कि कोई खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं होता। लगता था जैसे कोई परछाई उनके जहन में हमेशा मंडराती रहती है, और वह परछाई थी अनिल राणा। अनिल राणा एक ऐसा नाम जो बाहर से नेक दिल समाज सेवी और सफल व्यापारी के रूप में जाना जाता था। शहर की हर बड़ी दीवार पर उसकी तस्वीरें थीं, कभी स्कूल में इनाम देते हुए, कभी अस्पताल को चंदा देते हुए। लेकिन इसी चेहरे के पीछे छिपा था एक दरिंदा जो लड़कियों की तकदीरों को पैसों में तौलता और उन्हें विदेशों में बेचने वाले नेटवर्क को चलाता। उसे पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी जड़ें केवल अंडरवर्ल्ड में नहीं, बल्कि कानून के रक्षकों तक भी फैली हुई थी। कई पुलिसकर्मी, छोटे नेता और यहां तक कि मीडिया के कुछ चेहरे भी उसके पैरोल पर थे। यही वजह थी कि उसकी असली पहचान सब जानते हुए भी कोई जुबान नहीं खोलता। आर्या को एक सुराग मिला, एक पुरानी दर्जे की दुकान, जहां से कुछ दिन पहले एक 16 साल की लड़की लापता हुई थी। आर्या ने खुद उस दुकान पर काम मांगा। वहां उसे न केवल काम मिला, बल्कि उस दुकान के पीछे बने कमरे में
लड़कियों की तस्वीरों से भरी एक पुरानी फाइल मिली। ज्यादातर तस्वीरों में लड़कियां मुस्कुरा रही थीं, मगर उनके पीछे कोई साया खड़ा था, और कुछ तस्वीरों में वही पुलिस वाला पवन भी नजर आया। आर्या की आंखों में अब शक नहीं, यकीन था कि ये रैकेट ऊपर से नीचे तक संगठित और बारीकी से चलाया जा रहा है। रात के अंधेरे में जब शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता, आर्या उसी चुप्पी में कदम दर कदम उस बंगले की ओर बढ़ने लगी जो अनिल राणा का गढ़ था। मगर ये आसान नहीं था। पहले ही कदम पर वो एक गार्ड द्वारा रोकी गई, जिसने उसे घूरते हुए कहा, तू यहां क्या कर रही है? किसने भेजा तुझे? आर्या ने झूठी कहानी गढ़ी। मुझे काम चाहिए। किसी ने कहा था राणा जी लड़कियों को काम दिलवाते हैं बाहर। गार्ड ने शक भरी नजर से उसे देखा, फिर अंदर फोन पर कुछ बात की। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने था वही चेहरा जिसे वो महीनों से ढूंढ रही थी, अनिल राणा। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा तस्वीरों में देखा था, मगर उसकी आंखें, उनमें एक ऐसी ठंडक थी जो इंसानियत से कोसों दूर थी। उसने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, काम चाहिए? तुम जैसी बहुत सी आई हैं, मगर टिकती वही हैं जो वक्त की कद्र करती हैं। उसकी बातों में एक छिपा हुआ इशारा था, एक सौदा, एक धमकी। आर्या ने खुद को पूरी तरह मासूम और बेबस दिखाया और अनिल ने उसे अंदर बुला लिया। अंदर का दृश्य भयावह था। महंगे फर्नीचर, विदेशी शराब की खुशबू और कोनों में कैमरे। वो बंगला एक महल नहीं, एक शिकारी की गुफा थी जहां शिकार खुद चलकर आता था। आर्या की धड़कनें तेज थीं, मगर उसकी चाल बिल्कुल संयमित। अनिल ने एक लड़की को इशारे से बुलाया, जिसने आर्या को एक कमरा दिखाया और कहा कि कल सुबह उसका ट्रायल होगा। ये शब्द आर्या के लिए हथौड़े की तरह गिरा। वो जानती थी कि अब उसे या तो सबूत के साथ बाहर निकलना है या शायद कभी नहीं। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपने गुप्त डिवाइस से पूरे बंगले के साउंड रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर दीवार पर रोशनी कम थी, मगर अपराध की परछाई गहरी थी। उसने उस कमरे की खिड़की से देखा, बाहर एक गाड़ी आई जिसमें 2 लड़कियां थीं, और थोड़ी देर में गाड़ी वापस गई, पर खाली। यह सिलसिला शायद रोज का था। आर्या के मन में अब कोई भ्रम नहीं था। उसे न केवल इस गिरोह को उजागर करना है, बल्कि इन लड़कियों को बचाना भी है। अगली सुबह उसकी अनिल राणा से सीधी टक्कर होने वाली थी, जहां वो नकाब में थी, मगर दिल में कानून की मशाल लिए। सवेरा होने से पहले ही बंगले में हलचल शुरू हो गई थी। कोई गार्ड लॉन की सफाई कर रहा था, कोई रसोई में चाय बना रहा था, और अनिल राणा अपने स्टाफ को निर्देश दे रहा था कि आज रात वाला ट्रांसपोर्ट टाइम पर निकलना चाहिए। दुबई वाला बंदा इंतजार नहीं करता। ये सुनते ही आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि आज रात ही एक बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है, यानी दर्जनों लड़कियां विदेश भेजी जाएंगी, शायद हमेशा के लिए खो जाने के लिए। आर्या अब तक राणा की नजरों में एक साधारण, मजबूर और आज्ञाकारी लड़की बन चुकी थी। अनिल ने उसे बुलाकर एक फॉर्म दिया, जिसमें नाम, पता और एक नकली कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लिखा था कि वो विदेश में हाउस हेल्पर की नौकरी के लिए सहमत है। आर्या ने कलम उठाई, मगर दस्तखत नहीं किए। वो बोली, मेरे पिताजी पूछ रहे थे कि मैं कहां काम कर रही हूं। उन्हें कोई शक न हो तो क्या मैं एक बार उन्हें फोन कर सकती हूं? अनिल की आंखें संकरी हो गईं। यहां फोन नहीं चलता, और अब तू यहीं की हो चुकी है, समझी? उसकी आवाज में अचानक आदेश और खौफ आ गया। वो क्षण निर्णायक था। आर्या समझ चुकी थी कि अब समय नहीं है चीजों को लंबा खींचने का, लेकिन प्लान अभी अधूरा था। उसे पक्का सबूत, वीडियो और ट्रांजैक्शन के समय की जानकारी चाहिए थी, ताकि एक ही वार में पूरा जाल ध्वस्त हो सके। उसने झूठ मूठ का डर दिखाया। मैंने कुछ नहीं कहा किसी को, प्लीज मुझे काम पर भेज दो, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई और वहीं से अपने छिपे कैमरे और माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग मोबाइल के जरिए एक सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर अपलोड करना शुरू कर दी। वो दिन उसके लिए सबसे लंबा था। हर गुजरते पल के साथ उसके सामने वो सारी लड़कियां घूमने लगीं जिन्हें उसने तस्वीरों में देखा था। किसी की आंखों में सपना था, किसी के चेहरे पर डर, और अब वो समझ गई थी कि यह सिर्फ तस्करी नहीं थी, यह इंसानियत के खिलाफ युद्ध था, जहां लड़कियां केवल सामान थीं और पुरुष सिर्फ शिकारी। रात होते होते बंगले के पिछले हिस्से में एक गाड़ी आई, बड़ी काली वैन, जिसके अंदर से 2 लोग निकले। एक ने रजिस्टर खोला और दूसरा लड़कियों को गिनने लगा। इसी समय आर्या ने मौका ताड़ा और चुपचाप वहां पहुंची जहां अनिल अपने लोगों के साथ गिनती में लगा था। उसने दीवार के पीछे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अनिल खुद कह रहा था, इस बार क्लाइंट ने 10 प्रीमियम मांगी हैं, जिनकी उम्र 18 से कम हो और कोई मेडिकल दिक्कत ना हो।
ये शब्द आर्या के कानों में झर की तरह उतरे। वो जान गई थी कि अब और देर करना खतरनाक होगा, लेकिन तभी किसी ने उसे देख लिया। वही पुलिस कांस्टेबल पवन चौहान, जो अब बंगले के गेट की सुरक्षा में था। उसने चीख कर कहा, अरे, ये वही लड़की है जो स्टेशन पर मिली थी, कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल आर्या चारों ओर से घिर गई। अनिल ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और कहा, तू कौन है? पुलिस वाली है या कोई एनजीओ वाली? उसकी आंखें आग उगल रही थीं। आर्या ने अब अपने अंदर छिपी असली ताकत को बाहर निकाला। उसने अनिल की पकड़ से खुद को छुड़ाया और पूरी आवाज में बोली, मैं जिलाधिकारी आर्या राठौड़ हूं और तुम्हें संविधान के नाम पर गिरफ्तार करती हूं, मानव तस्करी, नाबालिग लड़कियों की तिजारत और संगठित अपराध के लिए। पूरा कमरा सन्न रह गया। अनिल राणा की आंखें विस्फारित हो गईं, जैसे किसी ने उसके आत्मविश्वास को एक झटके में चीर दिया हो। उसके चारों ओर खड़े गुंडे भी हड़बड़ा गए। लेकिन आर्या यहीं नहीं रुकी। उसने अपने बैग से वायरलेस सिग्नल डिवाइस निकाला और उसे ऑन किया। अगले ही पल बंगले के बाहर सीआरपीएफ और एटीएस की टीम घुस आई, जो पिछले 2 घंटे से आर्या के इशारे का इंतजार कर रही थी। गोलियों की आवाजें, चीखें और अंधाधुंध भगदड़ के बीच आर्या एक एक लड़की को बाहर निकालने लगी। पवन चौहान को जमीन पर पटक दिया गया और अनिल राणा को हथकड़ियों में जकड़ते हुए जब मीडिया कैमरों ने कैद किया, तब उसकी नकली मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। जब अनिल राणा को हथकड़ियों में जकड़कर बाहर निकाला गया, तो मीडिया का हुजूम उसके चारों ओर उमड़ पड़ा। कैमरे चमकने लगे, रिपोर्टर्स चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछने लगे और लोगों की भीड़ उस सम्माननीय समाज सेवी को अब शहर का सबसे बड़ा दरिंदा कह रही थी। लेकिन आर्या जानती थी कि उसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। गिरोह के सदस्य तो पकड़ में आ चुके थे, पर उनके नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज बनाने वाली संस्थाएं और राजनीतिक संरक्षक अब भी खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्या ने साफ कहा, मानव तस्करी केवल एक अपराध नहीं है, यह हमारी चुप्पी, हमारी सहमति और हमारी लापरवाही से जन्मा राक्षस है। जब तक हर नागरिक सतर्क नहीं होता और हर लड़की को उसकी आवाज नहीं मिलती, तब तक कानून अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके शब्द केवल औपचारिक बयान नहीं थे, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाले सवाल थे। लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट तक पहुंचा, आर्या को समझ में आया कि कानून की किताबों में लिखा गया न्याय और असल जिंदगी का न्याय 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। अनिल राणा ने देश के सबसे महंगे वकील को हायर किया और बचाव पक्ष ने तुरंत दावा किया कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है। डीएम का अंडरकवर जाना अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जो लड़कियां छुड़ाई गई हैं, वो स्वेच्छा से विदेश जा रही थीं। ये सब देखकर आर्या को एक पल के लिए लगा कि शायद सच्चाई भी अदालतों में पैसे की भाषा बोलने लगती है। पर आर्या डरी नहीं। उसने खुद सबूतों की फाइलें तैयार कीं, वीडियो फुटेज, रिकॉर्डिंग, फर्जी दस्तावेजों के नमूने और मेडिकल रिपोर्ट्स, जिनसे साबित हुआ कि कई लड़कियां नाबालिग थीं और नशा देकर विदेश भेजी जाती थीं। सबसे चौंकाने वाला सबूत तब सामने आया जब एक लड़की ने कोर्ट में गवाही दी। राणा साहब ने कहा था कि अगर हमने मुंह खोला तो हमें या तो बेच देंगे या मार देंगे। उस बच्ची की कांपती आवाज ने अदालत में सन्नाटा ला दिया। सुनवाई के दौरान आर्या को कई बार धमकियां भी मिली। उसके घर के बाहर अजनबी गाड़ियां खड़ी रहतीं, मोबाइल पर अनजान कॉल्स आते और यहां तक कि उसके परिवार पर भी दबाव बनाया गया कि आर्या को केस से हट जाने को कहो। लेकिन आर्या झुकी नहीं। उसने हर बार एक ही बात कही, मैं सच के लिए लड़ रही हूं और जब तक मेरे साथ संविधान है, मुझे किसी की धमकी का डर नहीं। इस पूरे अभियान ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर लोग उसे आयरन लेडी ऑफ दुर्गापुर कहने लगे और कई राज्यों से लड़कियां अपनी कहानियां शेयर करने लगीं। उसने न केवल एक गिरोह को खत्म किया, बल्कि एक आंदोलन छेड़ दिया, लापता नहीं, जिंदा हैं हम। यह आंदोलन पूरे देश में लड़कियों और औरतों के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रतीक बन गया। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अनिल राणा को मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण और संगठित अपराध चलाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पवन चौहान समेत सभी भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया और उन पर भी केस चलाया गया। ये फैसला न केवल आर्या की जीत थी, बल्कि उन हजारों मासूम बच्चियों की भी, जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी थी। लेकिन आर्या यहां नहीं रुकी। उसने सरकार को प्रस्ताव दिया कि देश भर के डीएम ऑफिस में एक विशेष मानव तस्करी निगरानी इकाई बनाई जाए, जिसमें पूर्व पीड़ित लड़कियों को भी शामिल किया जाए, ताकि वे औरों की मदद कर सकें। यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू हुआ और दुर्गापुर केस अब लॉ कॉलेजों में केस स्टडी बन गया।
कि कैसे एक अधिकारी ने निडरता, बुद्धिमानी और करुणा से एक पूरे अपराध साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तब पहली बार आर्या को महसूस हुआ कि वह महीनों से नींद नहीं ले पाई थी। कोर्ट, पुलिस स्टेशन और बाल सुधार गृह के बीच दौड़ते दौड़ते उसका शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा अब भी जाग रही थी। ये वही आत्मा थी जो उसे हर रात ये सोचने पर मजबूर करती कि आखिर कोई समाज इतना पतित कैसे हो सकता है, जहां बेटियां केवल वस्तु बन जाएं। क्या ये सिर्फ अपराधियों की गलती थी या हम सबकी भी कोई जिम्मेदारी थी? वो एक शाम जब वो शहर के उसी रेलवे स्टेशन पर बैठी थी जहां पवन चौहान ने पहली बार उससे बदतमीजी की थी, आर्या ने आसपास नजर दौड़ाई। कुछ लड़कियां अब भी अकेली बैठी थीं। कुछ के चेहरे पर वही भय था जो उसने अनिल राणा के अड्डे पर देखा था। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसने चाहे जितनी बड़ी कानूनी लड़ाई जीती हो, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी नहीं बदली थी। समाज की आंखें अब भी बंद थीं और लड़कियों की चुप्पी अब भी गूंगी थी। उसे याद आया कैसे बचपन में उसकी मां कहा करती थीं, बेटी पढ़ लिख लो ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पर मां कभी ये नहीं बता पाई कि कैसे उस पढ़ाई का इस्तेमाल उस दिन करना है जब कोई तुम्हारी इज्जत को सवाल बना दे। आर्या ने महसूस किया कि शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री या नौकरी नहीं है। शिक्षा वो हथियार है जो डर को पहचानना सिखाता है और फिर उसे तोड़ने का हौसला देता है। उसी रात आर्या ने एक चिट्ठी लिखी, देश के हर जिले की बालिकाओं के नाम। उसमें उसने लिखा, अगर कोई तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाए तो चीखो, अगर कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उठो और जवाब दो। समाज तुम्हारा रक्षक नहीं है, तुम खुद अपनी रक्षक हो। हर वो लड़की जो आज तस्करी से बचाई गई, वो किसी दिन तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम अकेली नहीं हो। उसने उस चिट्ठी को एक मुहिम में बदला। स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत भवनों में उस पत्र को पढ़ा जाने लगा। जहां पहले लड़कियां डर से मुंह फेर लेती थीं, वहां अब वो मंच पर खड़ी होकर अपनी कहानियां सुनाने लगीं। आर्या की मौजूदगी सिर्फ प्रशासनिक नहीं थी, वो एक प्रतीक बन गई उस बदलाव की जो भीतर से शुरू होता है। लेकिन उसके इस अभियान ने सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बदला, समाज के पुरुषों में भी हलचल हुई। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति आर्या के पास आया, फटेहाल कपड़े, झुकी कमर, मगर आंखों में पश्चाताप। उसने कहा, बिटिया, मेरी पोती को भी ले गए थे, तब मैं चुप रहा, डर गया था, पर आज तुम्हें देखकर लगता है कि काश मैंने आवाज उठाई होती। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा और जवाब दिया, चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले हुई या अब हो। आवाज जब भी उठे वो हमेशा जरूरी होती है। इस लड़ाई ने आर्या को सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक मनुष्य के रूप में भी बदल दिया था। वो जो पहले केवल कानून की किताबों से अपराध देखती थी, अब वो जख्मों की भाषा भी समझने लगी थी। लड़कियों के आंसू, उनकी हंसी, उनके डर और उनके सपनों में अब उसे अपनी परछाई दिखने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि असली न्याय अदालत की मुहर से नहीं, बल्कि एक खोई हुई लड़की की मुस्कान से मिलता है। उसके लिए अब काम केवल सरकारी फाइलें निपटाना नहीं था। उसने हर रेस्क्यू की गई लड़की के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्हें शिक्षा, काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग और कानूनी जानकारी दी जाती थी। ये कार्यक्रम न केवल लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करता, बल्कि उन्हें स्वयं दूसरों की लड़ाई लड़ने लायक भी बनाता। समाज धीरे धीरे बदलने लगा था, मगर आर्या जानती थी परिवर्तन धीमा होता है। एक तिनके से आंधी नहीं रुकेगी, लेकिन अगर हर तिनका सही जगह रखा जाए तो आंधी की दिशा बदली जा सकती है। उसने यह जंग केवल तस्करी के खिलाफ नहीं लड़ी थी, बल्कि उस सोच के खिलाफ भी लड़ी थी जो लड़कियों को कमजोर, मौन और अनुपयोगी मानती है। समय बीतता गया। केस की फाइलें अब पुरानी हो चली थीं, मगर उनकी छाप कई जिंदगियों पर हमेशा के लिए रह गई थी। दुर्गापुर का वह रेलवे स्टेशन जो कभी लड़कियों के गायब होने का प्रतीक था, अब सुरक्षा और जागरूकता का केंद्र बन गया था। स्टेशन पर एक छोटा सा केंद्र बना दिया गया था, आर्या हेल्प डेस्क, जहां कोई भी लड़की बिना डरे मदद मांग सकती थी। वहां की दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, आर्या राठौड़ की, एक मुस्कुराती हुई अफसर, जिसके नीचे लिखा था, जहां डर खत्म होता है वहीं जीवन शुरू होता है। लेकिन जितना बाहर का समाज बदल रहा था, उतना ही आर्या का भीतर भी बदल रहा था। वो अब भी हर सुबह अपने ऑफिस जाती थी, फाइलें पढ़ती थीं, मीटिंग्स करती थीं, पर हर चेहरा, हर आवाज अब उसके लिए एक कहानी बन चुका था। कभी कभी वो बाल सुधार गृह जाती, उन बच्चियों के साथ बैठती जो अब मुस्कुराना सीख चुकी थीं। उनमें से कुछ अब पढ़ाई में अव्वल आ रही थीं,
कुछ सिलाई सीख चुकी थीं और कुछ तो अब छोटी छोटी सामाजिक कार्यशालाएं भी चला रही थीं। एक दिन एक लड़की जिसका नाम पूजा था, जो पहले राणा के गिरोह से छुड़ाई गई थी, आर्या से मिलने आई। पूजा अब 18 की हो चुकी थी। उसने एक कोर्स करके कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी पाई थी। उसने आर्या को एक डायरी दी जिसमें वो हर दिन अपने सपनों और डर के बारे में लिखती थी। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, डीएम मैडम, हार्टबीट, आपने सिर्फ मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे लौटाया। मैं अब डरती नहीं हूं, मैं अब खुद को देख सकती हूं। धन्यवाद सिर्फ शब्द है, पर अगर मैं कभी बड़ी अफसर बनी तो मैं आपकी तरह ही लड़ूंगी। वो डायरी पढ़ते वक्त आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। यह वही लड़की थी जिसे एक समय पर सोने की तरह तोला गया था, क्लाइंट के लिए प्रीमियम कहा गया था, और अब वही लड़की अपना जीवन खुद लिख रही थी। इस एक क्षण ने आर्या को एहसास कराया कि उसकी सारी थकावट, सारी तकलीफ और सारी लड़ाइयां व्यर्थ नहीं थीं। उसने फिर एक नया मिशन शुरू किया, जीवन पथ। यह एक राष्ट्रीय योजना बनी, जहां हर जिले में पूर्व पीड़ित लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें बाल कल्याण समितियों में शामिल किया जाने लगा। इसके माध्यम से न केवल लड़कियों को पहचान मिली, बल्कि समाज में उनकी भूमिका एक निर्णयकर्ता की बनी। आर्या ने एक नई परिभाषा गढ़ी, पीड़िता नहीं, परिभाषक बनो। यह नारा अब देश भर के पोस्टर्स पर था, स्कूलों की किताबों में था और लड़कियों की जुबान पर था। इस अभियान के चलते कई ऐसे घर भी बदलने लगे जहां कभी लड़की को सिर्फ दायित्व माना जाता था। पिता अब अपनी बेटियों को पढ़ाने में गर्व महसूस करने लगे थे। भाई अब बहनों की रक्षा के नाम पर उन्हें रोकते नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होते थे। माएं अब अपने आंचल की छाया के साथ साथ अपने संघर्ष की कहानियां भी बांटने लगी थीं। आर्या की कहानी अब किताबों में, वृत्तचित्रों में और सभाओं में सुनाई जाती थी। लेकिन खुद आर्या कभी भी अपने काम को महानता की दृष्टि से नहीं देखती थी। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने इतना कुछ किया, डर नहीं लगा? तो उसने मुस्कुराकर कहा, डर तो हर बार लगता था, पर अगर डर जीत जाए तो फिर हम कैसे जानेंगे कि हम जिंदा हैं? अंत में कहानी वही नहीं रहती जो शुरुआत में थी। आर्या राठौड़ अब केवल एक अफसर नहीं थी, वो बदलाव की प्रतीक बन चुकी थी। उसका जीवन ये सिखाता है कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं, आत्मा की चेतना में होती है। इंसाफ केवल अदालतों से नहीं, इरादों से मिलता है। और सबसे अहम बात, एक लड़की की आवाज केवल खुद को नहीं, पूरे समाज को बदल सकती है। जब कभी कोई लड़की अब किसी स्टेशन पर अकेली खड़ी होती है और उसकी आंखों में डर होता है, तब कोई न कोई आर्या बनकर सामने आ जाती है। यही इस कहानी का सच्चा अंत है, या शायद एक नए युग की शुरुआत। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे ब्लैक ट्रूथ स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।